और अब खबरें तफसील से। भारत और स्लोवाकिया के दरमियान मफाहिमतनामे का तबादला हुआ। दोनों ममालिक के दरमियान MSME सेक्टर में ताउन के लिए मफाहिमतनामे पर दस्तखत किए गए। स्लोवाकिया के सदर ने कहा कि भारत का स्लोवाक लोगों पर बहुत बड़ा रूहानी सकाफती असर है। उन्होंने कहा कि भारत डिजिटलाइजेशन, कारोबार और टेक्नोलॉजी के मैदान में भी तहरीक का जरिया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को स्लोवाकिया के सदर ने समाजी इंसाफ और खवातीन के हुकूक का एक बड़ा हामी करार दिया। स्लोवाकिया के सदर ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरी मईशतों में से एक है। इससे कबल सदर जमहूरिया ने द्रौपदी मुर्मू को स्लोवाकिया की राजधानी ब्रतिस्लावा पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया। सदर जमहूरिया ने गेस्ट बुक में अपने दस्तखत के साथ भारत स्लोवाकिया ताल्लुकात को और मुस्तहकम बनाने के लिए दोनों ममालिक के साथ मिलकर काम करने का अज़्म जाहिर किया। इसके साथ ही सदर जमहूरिया ने वफूद की सतह के मुज़ाकरात में भी शिरकत की। हमने व्यापार और निवेश, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, रक्षा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, माइग्रेशन और मोबिलिटी, अंतरिक्ष, परमाणु सहयोग, संस्कृति और सभी क्षेत्रों को शामिल करते हुए अपने दीर्घकालीन द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने और लोगों से लोगों के बीच संपर्कों को और बढ़ावा देने का संकल्प किया। हम यूनाइटेड नेशंस और अन्य बहुपक्षीय मंचों में अपने समन्वय और सहयोग को मजबूत करने पर सहमत हुए। मेरी यात्रा के दौरान मैं भारतीय परिषद के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री फिट्सो के साथ भी मिलूंगी। चर्चा सहयोग के क्षेत्रों को मजबूत करने पर केंद्रित होगी। कल राष्ट्रपति पेलेग्रिनी और मैं संयुक्त रूप से इंडिया स्लोवाक बिजनेस फोरम का उद्घाटन करेंगे और नित्रा में टाटा जागुआर लैंड रोवर प्लांट का दौरा करेंगे। दिल्ली के विज्ञान भवन में विश्व नवकार महामंत्र दिवस के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शिरकत की और नवकार महामंत्र के इज्तिमाई जाप में हिस्सा लिया। नवकार दिवस रूहानी अकीदत, इखलाई बेदारी और एक अहम उत्सव है जो जैन धर्म में सबसे ज्यादा पाक माना जाता है। वजीर आजम ने कहा कि नवकार मंत्र आस्था का मरकज है। ये इंसान को पाक करता है और खैर सगाली की राह दिखाता है। वजीर आजम ने कहा कि नवकार का दर्शन विकसित भारत से जुड़ता है। नवकार महामंत्र का एक दर्शन विकसित भारत के विजन से जुड़ता है। मैंने लाल किले से कहा है, विकसित भारत यानी विकास भी, विरासत भी। एक ऐसा भारत जो रुकेगा नहीं, ऐसा भारत जो थमेगा नहीं, जो ऊंचाई छुएगा लेकिन अपनी जड़ों से नहीं कटेगा। विकसित भारत अपनी संस्कृति पर गर्व करेगा। इसलिए हम अपने तीर्थंकरों की शिक्षाओं को सहेजते हैं। जैन धर्म की तालीमात को वजीर आजम ने भारत की पहचान करार दिया। उन्होंने कहा कि जैन धर्म जमहूरियत को भी एक सिमत दिखाता है। वजीर आजम ने कहा कि मौजूदा हुकूमत जैन धर्म की तालीमात, उसूलों और ग्रंथों के तहफ़्फ़ुज़ और नई नस्ल तक पहुंचाने के लिए काम कर रही है। इसके लिए बजट में खुसूसी तौर से ज्ञान भारत मिशन का ऐलान किया गया। हमारे देश में सैकड़ों साल पुरानी जैन पांडुलिपियां, मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। हर पन्ना इतिहास का दर्पण है, ज्ञान का सागर है। समया धम्म मुदा हरे मुनि, समता में ही धर्म है। जो स्वयं जह बेसिजा तेणो भवई बंधुगो।
जो ज्ञान का गलत इस्तेमाल करता है वो नष्ट हो जाता है। कामो कसायो खवे जो, सो मुनि पावक कम जो काम और कसायों को जीत लेता है वही सच्चा मुनि है। दुर्भाग्य से अनेक अहम ग्रंथ धीरे धीरे लुप्त हो रहे थे। इसलिए हम ज्ञान भारत मिशन शुरू करने जा रहे हैं। इस वर्ष बजट में इसकी घोषणा की गई है। देश में करोड़ों पांडुलिपियों का सर्वे कराने की तैयारी इसमें हो रही है। प्राचीन धरोहरों को डिजिटल करके हम प्राचीनता को आधुनिकता से जोड़ेंगे। ये बजट में बहुत महत्वपूर्ण घोषणा थी। विश्व नवकार महामंत्र दिवस के मौके पर आज लखनऊ में जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से मुनक्किद प्रोग्राम में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। नवकार महामंत्र दिवस रूहानी गैरसगाली और इखलाकी बेदारी का एक अहम उत्सव है। इस मौके पर वज़ीर आला योगी ने जैन धर्म की तारीख को लेकर कई अहम बातें कहीं। उन्होंने कहा कि हजारों बरसों की विरासत के साथ जुड़ते हुए नवकार महामंत्र आज भी हम सभी के लिए एक नई तरगीब बना हुआ है। सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश जैन तीर्थंकरों की एक अहम सरजमीन है। प्राचीन नगरी हमारी अयोध्या, काशी इन्हीं क्षेत्रों में पैदा हुई। व्यक्ति जितना अंतःकरण से शुद्ध होगा उसकी आवाज में उतना ही दम भी होगा, उतनी ही ताकत भी होगी। जोर से बोलने से आवाज में ताकत नहीं होती, लेकिन साधना की सिद्धि पर की पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ कोई भी साधक, कोई भी सिद्ध जब अपनी बात को कहता है तो उसके अंतःकरण के भाव ही उस ताकत का एहसास करा देते हैं। और यही कारण है कि हजारों वर्षों की इस विरासत के साथ जुड़ते हुए नौकार महामंत्र आज भी हम सब के लिए एक नई प्रेरणा बनी। मरकजी काबीना की मीटिंग में कई अहम फैसले किए गए। मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने बताया कि वजीर आजम ने तिरुपति से काटपाड़ी तक 1332 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे ट्रैक की दोहरीकारी को मंजूरी दी है। काबीना ने पंजाब हरियाणा के लिए 1878.31 करोड़ रुपए की लागत से 19.2 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले दाखिला कंट्रोल जारकपुर बाईपास की तामीर को मंजूरी दी है। ये बाईपास हाइब्रिड एन्यूटी मोड पर पड़ेगा और जीरकपुर की सैटेलाइट शहर के तौर पर फरोग दिया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की सब स्कीम के तौर पर 1600 करोड़ रुपए की लागत से कमांड हल्का तरक्की और आबी मैनेजमेंट की जदीदकारी को 2025-26 तक के लिए मंजूरी दी गई है। बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है और इसकी खासियत ये है कि छोटा प्रोजेक्ट होते हुए भी ये रेलवे के नेटवर्क में बड़ी एफिशिएंसी लाता है। तो ये प्रोजेक्ट आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। तिरुपति से काटपाड़ी की डबलिंग 1332 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है। ये आप इस एरिया में देखेंगे बहुत सारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, कई सारे सीमेंट प्लांट्स हैं, कई सारे पावर जनरेशन से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं यहाँ पर, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट तिरुपति बालाजी और कालाहस्ती भगवान शिव का मंदिर और चंद्रगिरी फोर्ट, ये तीन बहुत बड़े ऐसे हमारे देश के 3 महत्वपूर्ण स्थल है जहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आते हैं। फिर वेल्लूर और तिरुपति दोनों मेडिकल और एजुकेशन के बड़े हब बने और रायलसीमा रीजन, पूरा कंप्लीट रायलसीमा रीजन, इस पूरे क्षेत्र में इस प्रोजेक्ट से बेनिफिट मिलेगा।
इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, स्टील इंडस्ट्रीज, इन सब का बेनिफिट मिलेगा। 2 डिस्ट्रिक्ट्स आंध्रा की चित्तूर और तिरुपति और तमिलनाडु में वेल्लूर, इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स को डायरेक्ट इस प्रोजेक्ट का बेनिफिट मिलेगा। अगली खबर आरबीआई की पॉलिसी से मुतालिक है। आरबीआई ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कमी की है। रेपो रेट में मुसलसल दूसरी बार कमी की गई है। इससे कबल जब फरवरी में पॉलिसी का ऐलान किया गया था तब भी रेपो रेट में भी 25 बेसिस पॉइंट्स की कमी की गई थी। तकरीबन 5 वर्षों में ये पहला मौका है जब रेपो रेट में ये कमी की गई है और आज की कटौती के साथ रेपो रेट अब 6% पर आ गया है। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मुंबई में एमपीसी के नताज का ऐलान करते हुए बताया कि तेजी से बदलते हुए आलमी मंजरनामे को देखते हुए मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी ने मुतफ़क्का तौर पर ये फैसला किया है। After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial conditions and outlook, the MPC voted unanimously to reduce the policy repo rate by 25 basis points to 6% with immediate effect. Consequently, the standing deposit facility, the STF rate under the liquidity adjustment facility shall stand adjusted to 5.75% and the marginal standing facility rate or the MSF rate and the bank rate shall stand adjusted to 6.25%. मुंबई में हुए 26/11 दहशतगर्दाना हमले के मुल्जिम तहव्वुर राना को जल्द ही अमेरिका से भारत के हवाले किया जा सकता है। ज़राए के मुताबिक भारत से तफ्तीशी दारों की टीम अमेरिका पहुंच गई है। टीम अमेरिकी हुकाम के साथ तमाम कागजी कार्रवाई और कानूनी कार्रवाइयां मुकम्मल करने में मसरूफ है। ज़राए के मुताबिक इस बात का क़वी इम्कान है कि तहव्वुर राना को 1-2 रोज़ में जल्द हवाले किया जा सकता है। राना की हवालगी पर कार्रवाई जारी है और ज़राए के मुताबिक एक बार जब इसे दिल्ली लाया जाएगा तो इससे पहले एनआईए की हिरासत में रखा जाएगा। इसके बाद दिल्ली की तिहाड़ जेल और मुंबई के आर्थर रोड जेल में इसे रखा जा सकता है। वजारत दाखिला भी पूरी सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। भारतीय जनता पार्टी की यौम तासीस के मौके पर मुसलसल प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है। इसी सिलसिले में आज लखनऊ वाक़े बीजेपी के रियासती हेडक्वार्टर बीजेपी की विकास यात्रा पर मबनी नुमाइश का बीजेपी के रियासती सदर भूपेंद्र चौधरी ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अलग अलग दौर में बीजेपी हुकूमत की जानिब से किए गए कामों को नुमाइश में दिखाया गया है। मुख्यालय पर आज एक हमारी राजनीतिक दृष्टि से जो हमारी विचारधारा की विकास यात्रा है और अलग अलग कालखंडों में सरकार का नेतृत्व करते हुए हमारी सरकारों ने जो काम किए हैं उससे जुड़े पर विषय को लेकर आज यहाँ प्रदेश कार्यालय पर इन सब विषयों को प्रदर्शित करती हुई प्रदर्शनी का आज शुभारंभ उद्घाटन हुआ है, उसका अवलोकन भी हुआ है। इससे पहले सभी जिला मुख्यालयों पर भी इस प्रकार की प्रदर्शनी स्थानीय स्तर पर भी हमारे सभी कार्यालयों पर लगी है। खबरें भी और भी हैं, पहले लेते हैं ये वक्फा। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह। फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आप देख रहे हैं दूरदर्शन पर खबरें। रुख करते हैं अगली खबर का। समाजवादी पार्टी के लीडर मोहम्मद आजम खान की बेटी और साबिक एमएलए अब्दुल्ला आजम खान की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ताज़ा मामला ज़मीन की खरीदारी से मुताल्लिक है। अब्दुल्ला आजम ने साल 2022 में सदर तहसील के इलाके में ज़मीन खरीदी थी, जिसमें उन्होंने अलग अलग तारीखों पर
बेनामी करवाए थे। इल्ज़ाम है कि बेनामी कराते हुए अब्दुल्ला आजम खान ने रिहाइश आराजी की ज़रिए ज़मीन जाहिर करके 1 करोड़ 78 लाख रुपए से ज़ायद की स्टैंप ड्यूटी की चोरी की। मामला सामने आने पर SDM सदर से इसकी जांच कराई गई, जिसमें 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की स्टैंप चोरी मिलने पर उनके खिलाफ DM कोर्ट में केस दायर किए गए थे। आज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए स्टैंप की रकम का 2 गुना जुर्माना आयद किया है। अब्दुल्ला आजम ने 4 बैनामा जो है अलग अलग जगह पे कराए हैं। एक बैनामा उन्होंने मणियार नादरबाग में कराया, उसका फैसला पहले आ चुका था। 3 बैनामा उन्होंने बेंजीर घाटमपुर में कराए थे, उसका स्टाम्प चोरी का आज आदेश आया है। चारों के मामले में SDM सदर द्वारा बैनामाओं की जांच की गई थी। उस जांच में चारों में चोरी का क्लियर हुआ था कि चारों में स्टाम्प चोरी की गई है। एक में तो जो पहले हो गया था वो लगभग 9,22,000 के आसपास था, और ये जो 2 बैनामा जो 3 बैनामा यहाँ बेंजीर घाटमपुर में हुए हैं, उसमें एक बैनामा 1 करोड़ 1 लाख रुपए का लगभग जुर्माना है, और 2 के 33,80,000 कुल मिला के चारों बैनामाओं में जिलाधिकारी महोदय के द्वारा 3 करोड़ 71 लाख के आसपास का स्टाम्प चोरी का जुर्माना हुआ है, जो अब्दुल्ला आजम को जमा करना। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड के अरकान के इंतखाब का अमल 2 माह के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत की तामील पर यूपी के अक़लियती महकमे की सेक्रेटरी से हलफनामा तलब किया है। जस्टिस राजीव सिंह के बेंच ने वाजे किया है कि अगर अदालत की तरफ से तलब किया गया हलफनामा अगली फ़हरिस्त साजी की तारीख तक दाखिल नहीं किया जाता है तो मुताल्लिक़ा अफसर तौहीन के इल्ज़ाम तय करने के मकसद से अदालत के सामने हाजिर होगा। ये हुक्म सिंगल बेंच ने मोहम्मद इसहाक़ उर्फ बेबी चौधरी की जानिब से दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त की समाअत के दौरान दिया। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि रिट कोर्ट के हुक्म 13 जून 2024 को मुद्दा आलिया को बताया गया था, लेकिन इसकी तामील नहीं की गई, इसलिए तौहीन अदालत की दरख्वास्त दाखिल की गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग एवं सुन्नी वक्फ बोर्ड को 2 महीने पहले ही यह निर्देशित किया गया था कि वह मार्च 2024 के निर्देशों का अनुपालन करते हुए अपनी चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराएं। लेकिन चूंकि 2 महीने के अंदर चुनाव नहीं किए गए तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा यह दर्शाया गया कि हमने इसका अनुपालन किया है, उसकी पूरी प्रति हलफनामा के साथ कोर्ट में प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है तथा जस्टिस राजीव सिंह द्वारा यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर आप ऐसा करने में असमर्थ होते हैं तो संबंधित अधिकारी उच्च न्यायालय की अवमानना के हेतु उपस्थित रहे। मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड की सदर शाइस्ता अंबर ने DD न्यूज़ से खुसूसी बातचीत में कहा कि गरीब मुस्लिम बेवाओं और तलाकशुदा ख़वातीन के मफाद के लिए काम किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज तक तमाम वक्फ इमलाक का फ़ायदा गरीब आवाम को नहीं मिल सकता है, माफिया का इन पर कब्जा रहता था। उन्होंने कहा कि नए एक्ट से तस्वीर बदलने की उम्मीद है। उन्होंने नौजवानों से अपील की कि वो इत्तेहाद बरकरार रखें और हुकूमत पर एतमाद रखें। उन्होंने कहा कि वक्फ में ख़वातीन की शिरकत से हालात बदले गए हैं। वक्फ संशोधन बिल अब अधिनियम बन चुका है और गरीब और कमज़ोर मुसलमानों को उम्मीद है कि उनकी ज़िंदगी में अब नई उम्मीद जागेगी। हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड की चेयरमैन शाइस्ता अंबर जी। इनसे जानते हैं आखिर ये हालात कैसे थे, गरीब और कमज़ोर मुसलमान किस तरीके से लाचार थे, कमज़ोर थे। देखिए, वक्फ के लिए जो हमारी वर्तमान सरकार ने अधिनियम लाए हैं वो उनके अपने कितना हम मुसलमानों का हित होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन वक्फ की प्रॉपर्टी का बहुत नुकसान हुआ है। और वक्फ जो करता है वो इस नियत से करता है कि कुरान शरीफ में वक्फ को देने के लिए जो अपनी ज़मीन, अपनी जायदाद, अपना पैसा या अपनी जगह कुछ भी देता है तो वो अल्लाह की राह में देता है, फ़ी सबीलिल्लाह। तो जब अल्लाह की राह में दिए तो वो अल्लाह की अमानत हो गई। अब अल्लाह की दी हुई अमानत में अगर कोई धोखाबाजी करे, उसमें नुकसान पहुंचाए और ख़ुद अपना फ़ायदा उठाए, और वक्फ की ज़मीन का मतलब होता है कि जो अमान दे दी गई अल्लाह की राह में अमानत, न वो बेची जाती है,
ना खरीदी जाती है, ना उसको दान की जाती, क्योंकि वो खुद एक अल्लाह के बंदे ने दान किया है। तो ये वक्फ की ज़मीन से हमें उम्मीद है कि जो अब तक नुकसान पहुंचा है आम नागरिक को, मुसलमान नागरिक जो गरीब है, बेरोज़गार है, अशिक्षित है, उसका घर नहीं है, वो वक्फ की ज़मीन के बारे में ना जानता है, ना उसके बारे में उसको पता है, क्योंकि उससे उसको लाभ ही नहीं मिला है। अगर नरेंद्र मोदी जी अगर वक्फ की ज़मीनों के लिए, और हमारे जो माइनॉरिटी मिनिस्टर है किरेन रिजिजू जी, मुस्लिम की आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति बहुत ही दयनीय है। ये सच्चर कमेटी ने भी बताया है कि मुसलमानों की हालत उनके आर्थिक और सामाजिक दलितों से भी बदतर है। तो वक्फ की ज़मीन से हम समझते हैं कि बहुत बड़ा एक इनकलाब आ सकता है और सकारात्मक काम होगा, और महिलाओं को जो तलाकशुदा हैं या बेवा हैं, विधवा हैं, अनाथ हैं लोग, उनको एक छत मिलेगी। लोगों को उम्मीद जागी है, खास तौर से मुस्लिम गरीब परिवारों को ये उम्मीद जागी है कि आने वाला ये अधिनियम अब उनकी ज़िंदगी में नई किरण लेकर आएगा और उनके भी अच्छे दिन आएंगे। कैमरामैन अविनाश के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज़, लखनऊ। हापुड़ में एक स्कूल की सालाना तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर शामिल होने पहुंचे बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान का शानदार इस्तकबाल किया गया। उन्होंने तालीम को शेयर करने का अमल बताते हुए भारतीय सकाफत और वसुधैव कुटुंबकम के जज्बे को संस्कृत श्लोकों के तवस्सुत से उजागर किया। वक्फ पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कुरान में वक्फ का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन गरीबों और ज़रूरतमंदों पर खर्च करने की दावत बार बार दी गई है। उन्होंने मुल्क के कई शहरों में वक्फ किए प्राइम पार्टियों के कम कर किराए पर लीज पर देने पर सवालात उठाते हुए शफाफियत की जरूरत पर जोर दिया। आपसे विनती है कि आप ये जानिए वक्फ किस काम के लिए होता है। वक्फ होता है धर्मार्थ का काम करने के लिए। कुरान में तो कहीं वक्फ का जिक्र नहीं है, लेकिन कुरान में बार बार कहा गया है पैसा खर्च करो। किस पे? गरीब पे, कमजोर पे, जो बिल्कुल डेस्टिट्यूट को क्या कहते हैं, जो निस्सहाय पे, जिसका कोई नहीं है, उस पर खर्च करो। तो वक्फ की तो उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन चूंकि इस पे धर्मार्थ के काम में पैसा खर्च करने का आह्वान किया गया है बार बार। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। इजाजत दीजिए, तरन्नुम को शब्द।